नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे एक गलत फैसला जिंदगी भर की साख को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका इसका जीता जागता उदाहरण है। कैसे एक कमजोर और मजबूर राष्ट्रपति के एक कदम ने अमेरिका की ताकत को दुनिया के सामने चूर चूर चकनाचूर कर दिया। आपको दिखाएंगे एक था सुपर पावर, लेकिन अब इस मिनी पावर के भाग जाने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान राज है और दुनिया तालिबान के नाम पर बट गई है। आपको बताएंगे कौन किस खेमे में खड़ा है और कौन तालिबान के साथ है, कौन तालिबान के खिलाफ और कौन हवा का रुख देखकर फैसला लेगा। अमेरिका भले ही तालिबान से डर गया हो, लेकिन पंजशीर की घाटी तालिबान के लिए मौत की घाटी साबित हो रही। पंजशीर के लड़ाके तालिबान का चुन चुन कर एनकाउंटर कर रहे हैं। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में। कू ऐप पर रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए अब आपको मिलवाने जा रहे हैं। अमेरिका बेशक अफगानिस्तान से चला गया हो, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है ये तमगा। एक था सुपर पावर। जी हां, पहली बार नजर आया जो बाइडेन बीती रात दुनिया के सामने आए। जो बाइडेन ने बताया कि वो कितने कमजोर, कितने मजबूर राष्ट्रपति हो चुके हैं। जो बाइडेन ने न सिर्फ यह कहा कि किन वजहों से उन्हें फैसला लेना पड़ा, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भी भागते नजर आए। सुनिए जरा जो बाइडेन को। जो बाइडेन एक ताकतवर देश के सबसे कमजोर राष्ट्रपति। जो बाइडेन ने दुनिया के सामने कबूल कर लिया कि वो अफगानिस्तान से तालिबान के डर और खौफ की वजह से भागे। जो बाइडेन के मुताबिक ट्रंप ने तालिबान से डील की, जिसके बाद हजारों आतंकियों को जेलों से छोड़ दिया गया और अमेरिकी सेना के पास भागने के सिवा कोई बड़ा विकल्प नहीं था। My predecessor, the former president, signed an agreement with the Taliban to remove U.S. troops by May the 1st, just months after I was inaugurated. It included no requirement that Taliban work out a cooperative government arrangement with the Afghan government, but it did authorize the release of 5,000 prisoners last year, including some of the Taliban's top war commanders, among those who just took control of Afghanistan. The previous administration's agreement said that if we stuck to the May 1st deadline that they had signed on to leave by, the Taliban wouldn't attack any American forces. But if we stayed, all bets were off. So we were left with a simple decision. Stuck to the May 1st deadline that they had signed on to leave by, the Taliban wouldn't attack any American forces. But if we stayed, all bets were off. So we were left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. That was the choice, the real choice. जो बाइडेन कमजोर ही नहीं, एक मजबूर राष्ट्रपति भी निकले। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से निकल भागने के पीछे अपने बेटे को एक वजह माना। बाइडेन के बेटे ब्यू बाइडेन ने 1 साल तक इराक में जंग लड़ी और 2015 में ब्रेन कैंसर से 46 साल की उम्र में बाइडेन के पुत्र ब्यू की मौत हो गई। I don't think enough people understand how much we've asked of the 1% of this country who put that uniform on, willing to put their lives on the line in defense of our nation.
Maybe it's because my deceased son, Bo, served in Iraq for a full year. Before that, well, maybe it's because of what I've seen over the years as Senator, Vice President, and President traveling these countries. A lot of our veterans and their families have gone through hell. बाहुबली देश का राष्ट्रपति जज्बातों और भावनाओं से ऊपर उठकर कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, जो आतंक के खिलाफ न झुक सकता है और न ही जुल्म के आगे लड़खड़ा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे जो बाइडेन एक मजबूर पिता के तौर पर भी सामने आए, कैसे अपने जज्बातों के जरिए वो अपने फैसलों को ढकने की कोशिश करते रहे। देखिए जरा, अफगानिस्तान में से अमेरिका की सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को तो संबोधित किया और अफगानिस्तान मिशन को सफल करार दिया, लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन भावुक हो गए और उन्होंने अपने दिवंगत बेटे को याद किया। ऐसे में बाइडेन के दिवंगत बेटे के बारे में आपको बताते हैं कि जो बाइडेन के बड़े बेटे का नाम बीयू बाइडेन था। उनका जन्म 1969 में हुआ था। बाइडेन के पीछे जो आपको दिख रहे हैं, ये जो बाइडेन के सुपुत्र थे। बीयू ने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में 1995 से 2002 के बीच फेडरल प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम किया था। वो डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे, जहां से बाइडेन सेनेटर रहे। उन्होंने 1 साल इराक युद्ध में भी सेवा दी थी। इसके लिए उन्हें ब्रोंज स्टार दिया गया था। 2015 में ब्रेन कैंसर की वजह से जो बाइडेन के बेटे की मौत हो गई। जिस वक्त बीयू बाइडेन की मौत हुई, उनकी उम्र 46 साल थी। लेकिन अब यहां बुनियादी सवाल है, बाइडेन 1000 बहाने बना लें, लेकिन एक सबसे बुनियादी सवाल यह है कि अमेरिका हमेशा, इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, हमेशा अमेरिका गोरिल्ला युद्ध में शिकस्त खाता है। एक एक पन्ना उलट कर आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। तो अफगानिस्तान में सुपर पावर अमेरिका ने सुपर सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट को छोड़ने के साथ ही सुपर पावर अमेरिका की एक और शर्मनाक हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। $2 ट्रिलियन का खर्च और एक से बढ़कर एक हथियारों से लैस होने के बावजूद भी अमेरिका ना तो अफगानिस्तान में कुछ बदल पाया और ना ही तालिबान को रोक पाया। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को हार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका की सेना के लौटने के बाद अफगानिस्तान में हालात ठीक 2001 से पहले जैसे हो गए। परमाणु बम और महाविनाशक फाइटर जेट से लैस अमेरिकी सेना ने घुटने मुट्ठी भर गोरिल्ला लड़ाकाओं के सामने टेक दिए। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह का युद्ध, यह गोरिल्ला युद्ध, सुपर पावर अमेरिका इसमें धराशायी हो जाता है। अमेरिका इस तरह का युद्ध आज तक नहीं जीत पाया। सबसे पहले बात वियतनाम की करते हैं, जो लगभग 20 साल तक, आपको बताएं, वियतनाम का युद्ध चला 20 साल, 1956 से 1975 तक, 20 साल। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री होती है 1965 में। अमेरिका 1965 में इस युद्ध में उतरा। देश को कम्युनिस्ट राष्ट्र बनने से बचाने के लिए एक भीषण लड़ाई शुरू हुई। देखते ही देखते युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया और 1969 में अमेरिका ने 5 लाख सैनिकों का भारी भरकम दल जंग के मैदान पर उतार दिया। लेकिन अगले 4 सालों में चीजें तेजी से बदलने लगी और वियतनाम की सेना ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिकी सैनिकों की लाशें जब घर लौटने लगी तो अमेरिकी सरकार अपने ही लोगों और विपक्ष की आलोचना का शिकार होने लगी। दबाव तेजी से बढ़ता गया और 1973 में बिना किसी अंजाम तक पहुंचे अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। इसका एक उदाहरण इराक भी है, जहां अमेरिका ने खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हालांकि सब जानते हैं आज इराक में अमेरिका की क्या हालत है। इस्लामिक स्टेट के पास न अमेरिका जैसी तकनीक, न सेना, न पैसा। इसके बावजूद पिछले जून में आतंकियों ने अमेरिका को 2 ड्रोन अमेरिका के मार गिराए थे। सोचिए जरा, अमेरिका की हार को छिपाने के लिए सद्दाम हुसैन का तर्क दिया जाता है, इसे अमेरिका की जीत के रूप में दिखाया जाता है। अमेरिका शेखी बगाड़ता है कि उसने सद्दाम को ढूंढ निकाला और फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका इराक में आज भी संघर्ष कर रहा है। 2021 में भी इतिहास ने अपने आप को दोहराया। इस बार वही अमेरिका था
और वही अमेरिकी सेना। लेकिन इस बार भी सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका गोरिल्ला युद्ध के मैदान में बैकफुट पर नजर आया। दरअसल अमेरिका का दुश्मन ऐसी गोरिल्ला सेना थी जो न मरने से डरती थी न मारने से कतराती थी। धार्मिक कट्टरता ने अमेरिका के दुश्मनों को और खतरनाक बना दिया, लिहाजा अमेरिकी सैनिकों ने मैदान छोड़कर भागना पसंद किया। रिपोर्ट्स बताते हैं कि 1945 के बाद अमेरिका कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में बड़े युद्ध लड़ चुका है। इनमें से 4 लड़ाइयों में अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि अमेरिका कितनी ही शेखी क्यों ना बगार ले। सोचिए जरा, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है इस वक्त अमेरिका की, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, खुद के लिए शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज उनकी पोल खुल चुकी है और अफगानिस्तान से भागने के पीछे वजह बता रहे हैं चीन को और रूस को, क्योंकि नई चुनौतियां हैं लड़ने के लिए। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी अब एक इतिहास है और वर्तमान में अगर कुछ बचा है तो काबुल में सुपर पावर के चले जाने के निशान। दुनिया भले ही अमेरिका की वापसी को उसके सरेंडर के तौर पर देख रही है, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन शेखी बखारने से बाज नहीं आ रहे। Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. चौतरफा घिरे बाइडेन शेखी बगार रहे थे, दावा कर रहे थे कि किसी भी देश ने कभी भी इतिहास में इतने लोगों को निकालने का काम नहीं किया। लेकिन बाइडेन के इस दावे की हवा निकल गई और सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें भारत के कुवैत में चलाए गए अभियान की याद दिलाई। आपको बता दें कि 1990 में कुवैत में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के हमले के बाद भारत ने वहां से 1,70,000 लोगों को सुरक्षित निकाला था। तत्कालीन विदेश मंत्री और बाद में भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल ने पूरे सूझबूझ के साथ सद्दाम हुसैन के साथ संपर्क साधा और इंडियन एयरलाइंस के विमानों की मदद से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर ले आए थे। इंडियन एयरलाइंस के इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकालने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई थी। एक तरफ बाइडेन सफाई देते रहे, अमेरिकी सेना की वापसी को अलग अलग तर्क देकर सही साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बीच बाइडेन ने कुछ ऐसा भी कहा जिससे दुनिया की निगाहें उन पर टिक गईं। दरअसल सबको हैरानी तब हुई जब बाइडेन ने रूस और चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बता दिया। The world is changing. We're engaged in a serious competition with China. We're dealing with the challenges on multiple fronts with Russia. We're confronted with cyber attacks and nuclear proliferation. We have to shore up America's competitiveness to meet these new challenges in the competition for the 21st century. अफगानिस्तान पर बोलते हुए बाइडेन ने भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन क्या यह सिर्फ एक भविष्यवाणी थी? यह सोचना गलत होगा। दरअसल बाइडेन के इस बयान में रूस और चीन के लिए बड़ा संदेश छिपा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, लेकिन अपनी हर एक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आइए आपको बताते हैं कैसे बाइडेन इससे भागते नजर आए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने तो आए, सफाई तो दी, वापसी के हर पहलू पर भी बात की। बाइडेन अपने पूरे संबोधन में सिर्फ यही कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह वो अपने सेना को वापस बुलाने के फैसले को जस्टिफाई कर पाए। बाइडेन ने इसके लिए ट्रंप सरकार से लेकर वैश्विक आतंकवाद तक का जिक्र किया। उन्होंने यह भी दुहाई दी कि उनके पास विकल्प नहीं थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए।
अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद काबुल में अराजकता फैली। कुल मिलाकर बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट का ठीकरा फोड़ दिया दूसरों के सिर, लेकिन खुद को बेकसूर बताते रहे। बाइडेन सबसे पहले अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद उन्होंने सेना पर भी सवाल उठाए। बाइडेन ने कहा कि अफगान सेना ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए। इतना ही नहीं, बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जिम्मेदार ठहरा गए। बाइडेन ने कहा कि तालिबानी आतंकी बहुत मजबूत हो गए और अमेरिका की प्राथमिकता रूस और चीन से निपटना है। बहरहाल, तो अमेरिका तो चला गया, लेकिन अब दूसरा खेल शुरू हो गया है तालिबानी राज में। आखिर अब सवाल यह है कि आखिर कौन किसके साथ है, तालिबान के नाम पर कैसे बट गई है दुनिया, कौन तालिबान को मान्यता दे, कौन उसे खारिज करे। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कौन तालिबान के साथ है और कौन तालिबान के खिलाफ। देखिए रिपोर्ट। तालिबान के नाम पर बट गई दुनिया। तालिबान के साथ या खिलाफ, क्या है चीन, पाकिस्तान और रूस का प्लान? तालिबान 2.0 के ट्रेलर ने दुनिया के देशों को हैरान कर दिया है। अमेरिका सहित कई देशों को तालिबान पर भरोसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इशारों में कहा था कि उन्हें तालिबान पर भरोसा नहीं है। I don't trust anybody, including you. I love you, but you know, there's not a lot of people I trust. To look, the Taliban has to make a fundamental decision. इसी वजह से तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर देशों की राय अलग अलग है। एक तरफ चीन, पाकिस्तान और रूस खुले तौर पर तालिबान के समर्थन में है, तो वहीं अमेरिका, भारत, ब्रिटेन सहित कई देशों को तालिबान की कथनी और करनी को लेकर आशंका है। इसी वजह से भारत सहित कई देश तालिबान पर वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन किस तरफ खड़ा है, किस कतार में खड़ा है। तालिबान को मान्यता देने के नाम पर दुनिया दो गुटों में बंट गई है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस मौके पर पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत सहित कई देश इस मुद्दे पर तालिबान के एक्शन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका को जिस तरह अफगानिस्तान से बाहर जाना पड़ा, उससे अमेरिका तालिबान से नाराज है। जिस तरह से तालिबान राज की वापसी हुई, उससे अमेरिका की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। तो दूसरी तरफ चीन है, जो इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहता। तालिबान राज की वापसी से पहले ही बीजिंग में चीन और तालिबान की बैठक हो गई थी, और अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चीन इस इलाके में अपने लिए बड़ा मौका देख रहा है। तो यह बात हुई अमेरिका और चीन की। अब बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। तालिबान को लेकर भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत की प्राथमिकता है काबुल से लोगों को लाने के साथ ही अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो, यह सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान के बहाने अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान को आज जोर का झटका दिया है, जब तालिबान ने डूरंड लाइन पर फेंसिंग लगाने की पाकिस्तान की योजना का विरोध किया। दूसरी तरफ ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन और रूस, ब्रिटेन तालिबान के विरोध में है, जबकि रूस अमेरिका के जाने के बाद इलाके में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही आपको बताएं, कतर को देखिए जरा। फ्रांस और कतर की हालत क्या है। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, तो फ्रांस ने भी यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला था। दूसरी तरफ कतर तालिबान के साथ नजदीकी बढ़ाने में लगा हुआ है। कतर ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तालिबान को अलग थलग करने की कोशिश की गई तो अस्थिरता और बढ़ सकती है। काबुल एयरपोर्ट पर आज कतर एयरवेज का विमान भी उतरा। जर्मनी ने भी अफगानिस्तान के हालात को भयावह बताया था। तो ईरान तालिबान के साथ नजदीकी बढ़ाने में लगा हुआ है।
और तालिबान पर ईरान का असर भी दिख रहा है। तालिबान ईरान की तरह ही सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है। वहीं अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के सामने ही कह दिया था कि वो तालिबान को मान्यता नहीं देगा, जबकि तुर्की तालिबान राज में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है और इस वजह से वो समर्थन कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट चलाने को लेकर तालिबान से तुर्की से मदद मांगी है। तालिबान ने अब अफगानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है उसके टेक्निकल सपोर्ट टर्की देगा। बहरहाल आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक दिलचस्प तस्वीर। जो पाकिस्तान अब तक अफगानिस्तान में तालिबान का पिट्ठू बना था, अब उसी तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है और चुनौती दी है। किस मामले में देखिए जरा, ये बॉर्डर का मामला है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा मिलती है और ये जो सीमा है ये इसे कहते हैं डूरंड लाइन। ये जो डूरंड लाइन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये डूरंड लाइन, ये पीले रंग का जो आपका ये अफगानिस्तान है, लाल रंग में और हरे रंग में पाकिस्तान है। लेकिन ये जो पीला निशान देख रहे हैं इसका कुछ हिस्सा आता है अफगानिस्तान में की सीमा में, कुछ हिस्सा आता है पाकिस्तान की सीमा में। इसके बीच से जो लाइन जा रही है डूरंड लाइन है। यहां पश्तून रहते हैं जो ज्यादातर तालिबानी है। अब ये तालिबान का कहना है पाकिस्तान ने इस पर फेंसिंग कर दी है। तालिबान का कहना है फेंसिंग मत करो, हमारे पश्तून को आप बांट रहे हो फेंसिंग करने से। अब पाकिस्तान के लिए एक दूसरी बड़ी परेशानी शुरू हो गई है। इस पर दोनों में बड़ी जंग भी हो सकती है, यानी दोनों में एक बड़ा विरोध भी हो सकता है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर यूएनएससी कौन किस तरफ है। ये मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रुख रहा है इस मामले में, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का तालिबान के मुद्दे पर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन और रूस का खुला समर्थन करते दिखे तालिबान का। इस बैठक में एक तरफ अमेरिका और फ्रांस थे तो दूसरी तरफ चीन और रूस, इनके बीच तीखी बहस हुई। भारत समर्थित प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन और रूस ने वोटिंग नहीं की। हालांकि दोनों देशों ने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल चीन इस बैठक में इस्लामिक स्टेट के अलावा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट का नाम भी शामिल कराना चाहता था, लेकिन बाकी देशों ने इस मुद्दे पर चीन का समर्थन नहीं किया। वहीं रूस ने अफगानिस्तान से लोगों को निकाले जाने का विरोध किया। रूस ने कहा कि हाई स्किल और प्रोफेशनल अफगानियों को देश से बाहर निकालेंगे तो अफगानिस्तान बेहद कमजोर हो जाएगा और विकास नहीं कर पाएगा। यह रूस का टेक था। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर चीन की असलियत सामने आ गई इस दौरान यूएनएससी में। देखिए चीन क्या कह रहा था, यह ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन का कहना था आखिर इस प्रस्ताव की जरूरत क्या है, यानी चीन प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा था। प्रस्ताव लाने की इतनी जल्दी क्यों है, यह कहना था चीन का। दुनिया को तालिबान से बात करनी चाहिए, यानी चीन अब कह रहा है दुनिया तालिबान से बात करे, तालिबान के सभी देश तालिबान को मिलकर गाइड करें। सोचिए, एक देश अब कह रहा है आतंकवादी को गाइड करने की बात। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारत का पक्ष क्या है इस पूरे मामले में, हिंदुस्तान का क्या रुख रहने वाला है। आपको बताते हैं इस प्रस्ताव में क्या था और भारत का तालिबान मामले में पक्ष क्या है। दरअसल तालिबान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बड़ी खबर यह है तालिबान ने भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है और तालिबान के आग्रह पर ही कल दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबानी प्रतिनिधि स्टिनकज़ई से मुलाकात की। बातचीत का फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर था। भारत ने तालिबान को साफ कर दिया कि किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी यही प्रस्ताव पास हुआ। तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ ना हो। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा। दरअसल भारत इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत का करीबी देश रूस भी भारत को तालिबान को मान्यता देने के लिए राजी करने में जुटा हुआ है और जानकारों का मानना यह है कि भारत तालिबान को शर्तों के साथ मान्यता दे सकता है। अगर तालिबान अपनी सरकार में सभी पक्षों को शामिल करता है तब भारत इस पर विचार कर सकता है। दुनिया के कई देशों ने तालिबान को मान्यता देने के लिए यही शर्त रखी है। साथ ही तालिबान को यह गारंटी देनी होगी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, काबुल में
तालिबान के नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं, बाकायदा सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द तस्वीर सामने आने वाली है कि आखिर कौन सरकार में क्या बनेगा। लेकिन खबर यह है कि तालिबान ईरान के तरीके को अपनाने जा रहा है। जिस तरह ईरान में हुकूमत चलती है और सरकार होती है, कुछ उसी तरह से तालिबान की सरकार और हुकूमत होगी। देखिए जरा, आपको बता रहे हैं कौन क्या बनेगा और किस तरह से। तालिबान सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। तालिबान एक शूरा काउंसिल की मदद से देश की शासन व्यवस्था को अंजाम देना चाहता है। ईरान की तर्ज पर एक सुप्रीम लीडर भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कैसे होगी तालिबान की सरकार। सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे तालिबान का सर्वोच्च नेता है हिबतुल्लाह अखुंदजादा। जैसे ईरान में एक धार्मिक नेता सुप्रीम लीडर होता है, देश का मुखिया होगा, तो अखुंदजादा मुखिया हो सकता है। उच्च राजनीतिक और धार्मिक पद पर होगा ये राष्ट्रपति से भी ऊपर माना जाएगा। प्रधानमंत्री की रेस में दो नाम आगे हैं। इसमें पहला नाम है मुल्ला गनी बरादर का, जो 8 साल तक जेल में रहा है और अमेरिका से डील के बाद जेल से बाहर आया है और फिर तालिबान राज स्थापित करने में सफल रहा है। और प्रधानमंत्री पद की रेस में दूसरा नाम मुल्ला याकूब का आता है। मुल्ला याकूब तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। तालिबान में नंबर 2 कहा जाता है और सारे फैसले यही करता है। तो इस तरह से हो सकता है तालिबान का पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अमेरिका तो भाग गया, लेकिन अफगानिस्तान में कोई है जो अभी भी तालिबान से लड़ रहा है और वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए जरा तस्वीर, कंधार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तालिबान के आतंकी देखिए किस तरह से इन बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार हैं और जिस तरह से मार्च कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी ताकत लोगों के बीच कि कैसे देखिए वो ताकतवर हो गए। बेशक ये अलग बात है, अमेरिका के तोहफे में दिए हुए हथियार है, बख्तरबंद है, तोप है। ये जो आप काफिला देख रहे हैं, ये तालिबानी आतंकियों की भीड़ है। अफगानिस्तान के लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प इस स्थिति में बचा नहीं है कि जाए तो जाए कहां। बहरहाल पंजशीर की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। पंजशीर एक लौती जगह वो है जो अभी भी तालिबानियों से लड़ रही है। पंजशीर घाटी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। घाटियों में गोलियों की आवाज गूंज रही है, लेकिन पंजशीर में घुसने की जिन तालिबानियों ने कोशिश की, लगभग 350 तालिबानी आतंकी अब तक ढेर कर दिए हैं पंजशीर के लड़ाकों ने। रिपोर्ट देखिए जरा। बड़ा घमासान, पंजशीर बनाम तालिबान। पंजशीर का पंजा, तालिबान का सरेंडर। तालिबान के खात्मे का साले प्लान। अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत है। काबुल से कंधार तक तालिबानी आतंकी हाथ में बंदूकें लिए तैनात हैं। तालिबानी आतंकियों की इजाजत के बिना अफगानिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल रहा। लेकिन पंजशीर के शेर आज भी डटे हैं। ऐलान हो चुका है, न पीछे हटेंगे न हथियार डालेंगे। खून के एक एक कतरे तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पंजशीर में तालिबान की कब्रगाह। एक तरफ तालिबान पंजशीर को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके हजारों आतंकी गाड़ियों पर सवार होकर पंजशीर को घेरने की कोशिश में हैं, तो दूसरी तरफ पंजशीर के शेर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में तालिबान के 350 से ज्यादा आतंकी पंजशीर के शेरों की खुराक बन चुके हैं। उसने निगोशिएशन भी की और ऐसा लग रहा था कि दोनों एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे और फाइटिंग रोक दी जाएगी, मगर फिर से जंग जारी हो गई। कल रात से पंजशीर के ऊपर तालिबान ने कई दिशाओं से हमला किया है। ये तस्वीरें पंजशीर से लगे कपिसा प्रांत के कोहिस्तान इलाके की हैं। यहाँ तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग हो रही है, जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि कपिसा प्रांत के कई इलाकों पर नॉर्दर्न अलायंस ने कब्जा कर लिया। तालिबान को भारी नुकसान हुआ। तालिबान गुलबहार इलाके से पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने तगड़ा प्रहार किया। 24 घंटे में 200 तालिबानी ढेर।
पंजशीर के लड़ाकों ने परवान प्रांत को पंजशीर से जोड़ने वाले हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया। बाकायदा सड़क पर कंटेनरों के जरिए रास्ते को बंद कर दिया है। जानकारों के मुताबिक अब तक पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले 24 घंटे में तालिबान के 200 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। जलालाबाद में विद्रोह की आवाज। तालिबान पूरे अफगानिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, लेकिन पंजशीर के बाद दूसरे इलाकों से भी वतन के लिए कुर्बानी के जज्बे वाले अफगानी सामने आने लगे हैं। इस चुनौती से तालिबानी इतना घबरा गए हैं कि बार बार हमले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और कैसे पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों को मार गिराया, खुद नॉर्दर्न अलायंस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। देखिए जरा, नॉर्दर्न अलायंस ने ट्वीट किया, लिखा हमने तालिबान के 350 आतंकियों को मार गिराया है, 40 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ लिया है। यह ट्वीट किया, अमेरिकी वाहन, हथियार, गोला बारूद जब्त कर लिए हैं। यह ट्वीट नॉर्दर्न अलायंस का यानी मसूद के लड़ाकों का यह कहना है कि 350 आतंकी ढेर कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों पहुंच से बाहर है पंजशीर तालिबानी आतंकियों के लिए। पंजशीर तालिबान के गले की हड्डी बन गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा। पंजशीर घाटी को कई दिनों से घेर कर बैठे तालिबानी आतंकियों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही, रोज उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं। इससे तालिबान बौखलाया हुआ है। खबर है कि अपने लड़ाकों की मौत से बौखलाए तालिबान ने करीब 2000 खूंखार आतंकियों को पंजशीर में भेजा है, जिन्हें तालिबान अपनी स्पेशल फोर्स बोलता है। उसकी घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है कि अब तालिबान नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद को खुलेआम धमकी देने लगा और खून से इसकी कीमत चुकाने की बात करने लगा। लेकिन एक तरफ तालिबान पंजशीर के शेर अहमद मसूद को धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाके तालिबान को सबक सिखाने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। पंजशीर के युवा गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें उनके बड़े बुजुर्ग जो पहले कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अफगानिस्तान सेना के पूर्व सैनिक भी उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग में बड़े बुजुर्ग लड़ाके भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें यह कतई मंजूर नहीं कि तालिबान का पंजशीर पर कब्जा हो जाए और वो गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाए। ये तस्वीरें खुद इस बात की गवाही दे रही कि कैसे पंजशीर के लड़ाके अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी घाटी को सुरक्षित करने में लगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान से लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस के एक जाबाज सैनिक की। इसका नाम है वाहिद खान, जिसने पंजशीर की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दरअसल पंजशीर एक लौता ऐसा प्रांत है जो आज तक तालिबान के कब्जे में नहीं आया, क्योंकि पंजशीर के लोग गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं, लड़ाई की हर बारीकी से वाकिफ होते हैं, हर तरह के हथियार चलाना इन्हें आता है, इनके पास असलहों की कोई कमी नहीं है और अपनी जमीन के लिए हर कुर्बानी को ये तैयार रहते हैं। ये वजह है कि पंजशीर में अब तक घुस नहीं सका है तालिबान। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।